दोस्तों आज की कहानी से आपका ज़मीर तक हिल जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आज की कहानी में आप सुनते सुनते आंसू ना आ जाएं तो मेरा भी नाम मोहित नहीं है। दोस्तों 13 जून 2026 एक ऐसी तारीख जिसने बिहार के एक छोटे से गांव की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। आसमान के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन के पास भारतीय वायुसेना का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 एयर वॉरियर शहीद हो गए। उन्हीं में से एक थे 26 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार। लेकिन कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं है दोस्तों, कहानी उस बेटे की है जिसने किसान पिता के सपनों को सच किया, देश की सेवा का सपना देखा और आखिर में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन शहादत के बाद एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका दिल एकदम कमज़ोर होता चला जाएगा और आपके आंसू तक बाहर आने लगेंगे। दोस्तों शहीद की सहायता राशि आखिर किसे मिलनी चाहिए? पत्नी को या उन बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया, पढ़ाया लिखाया, अपने जो सपने थे वो खत्म किए, ध्यान दिया तो सिर्फ बेटे की पढ़ाई पर। दोस्तों शुभम के पिता का आरोप है कि उन्हें अपने बेटे की कोर्ट मैरिज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि बिहार सरकार की ओर से मिली 21 लाख रुपए की सहायता राशि उनकी बहू को दे दी गई और वह अंतिम संस्कार के कुछ ही समय बाद वहां से चली गई। दोस्तों ये खबर सुन के उनके पिता पे क्या बीती होगी जिसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और अपनी जीवन गरीबी में काटा, और जब एक मोटी रकम की बात आई तो पता चला कि उनकी जो बहू है वो 21 लाख रुपए की राशि लेके चली गई। दोस्तों यही नहीं, आगे सुनो। दूसरी तरफ कानून साफ कहता है कि अगर पत्नी कानूनी रूप से नामित है तो सहायता राशि पर पहला अधिकार उसी का होता है। दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये जो नियम है ये बहुत ही गलत है। दोस्तों कुछ ना कुछ राशि उनके माँ बाप को भी मिलना चाहिए। अगर वो बड़े बूढ़े होते हैं तो उन्हें भी इतनी राशि मिले कि वो भी अपना जीवन गुजार सकें। दोस्तों अभी आगे सुनो। दोस्तों तो आखिर क्या सच है, नियम क्या कहते हैं और इस पूरे मामले में शहीद के माता पिता को पीड़ा कितनी बड़ी है, आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। पिता ने क्या कहा, माता क्या कह रही हैं, शुभम कौन थे, किस परिवार से आते थे और आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है मोहित। बिहार के जहानाबाद जिले में एक गांव है। इसी गांव में एक साधारण किसान परिवार में शुभम कुमार का जन्म हुआ था। बचपन से ही शुभम का सपना बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां कई बच्चे बड़े होकर अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी का सपने देखते थे, वहीं शुभम देश की वर्दी पहनना चाहते थे। उनका सपना था भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना और देश की सेवा करना। वो पढ़ाई में काफी तेज था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। उनके पिता अरविंद शर्मा खेती करते थे। घर लोअर मिडिल क्लास था। सुविधाएं सीमित थीं लेकिन हौसले बहुत बड़े थे। दोस्तों पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। अगर उसका सपना एयरफोर्स में जाने का है तो उसे हर हाल में पूरा किया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों परिवार भले ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दे रहा था। दिन रात उनके पिता मेहनत करते, मजदूरी करते। दोस्तों ये तक कि वो भट्टे पे जाते, वहां काम करते, धूप ताप में काम करते और अपने बेटे के लिए संघर्ष नहीं छोड़ते। उनका पसीना सिर से लेके घुटनों तक आ जाता, मगर जैसे ही वो थकते वो अपने बेटे के बारे में सोचते कि अरविंद अगर तू थक गया तो तेरे बेटे की पढ़ाई रुक जाएगी, तेरे बेटे का क्या होगा, वो उसके सपनों का क्या होगा। दोस्तों इसलिए उनके पिता दिन रात मेहनत करते। सोहम लगातार NDA और दूसरी सैन्य परीक्षाओं की तैयारी करते रहे। उनका मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं था बल्कि देश के लिए कुछ करना था। वो निजी जिंदगी से पहले देश को प्राथमिकता देना चाहते थे।
आखिरकार उनकी मेहनत दोस्तों रंग लाई। साल 2021 में शुभम ने एनडीए की परीक्षा पास कर ली और आगे चलकर भारतीय वायुसेना में अधिकारी बने। दोस्तों, पिता का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। माता पिता बहुत ही खुश थे। आज उनका सपना वो पूरा हुआ था जिसके लिए दोस्तों उनके माता पिता ने ना धूप देखी, ना ताप देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी। अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करके और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। आज उन्हें शांति मिली। दोस्तों, आज वो बहुत खुश हुए। यही नहीं दोस्तों, यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। इसी दौरान दोस्तों उनके बेटे की मुलाकात श्रेया राय से हुई। श्रेया राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और देखते ही देखते दोनों एक रिश्ते में आ गए। दोस्तों, शुभम के परिवार को श्रेया के बारे में जानकारी थी। परिवार भी चाहता था कि अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी धूमधाम से करवाई जाएगी। परिवार को यह जरूर पता था कि शुभम और श्रेया एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली है। दोस्तों, यहीं से इस कहानी का वो मोड़ शुरू हो जाता है जो आगे चल के एक बड़े विवाद का वजह बन जाता है। दोस्तों, अब परिवार को यही लगता था कि शुभम और श्रेया का रिश्ता चल रहा है और सही समय आने पर दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज और परिवार की मौजूदगी में करवाई जाएगी। मगर दोस्तों, साल 2022 से लेकर 2025 तक दोनों रिश्ते में रहे। परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं था, बल्कि घर वालों की इच्छा थी कि जब शुभम की ड्यूटी और बाकी जिम्मेदारी थोड़ी स्थिर हो जाए तब दोनों की धूमधाम से शादी करवाएंगे। लेकिन इस बीच शुभम और श्रेया ने कथित तौर पर कोर्ट मैरिज कर ली थी। हालांकि शुभम के पिता का कहना है कि उन्हें शादी की कोई जानकारी नहीं थी। परिवार को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। घर वालों के मुताबिक उन्होंने तो साल 2027 में दोनों की पारंपरिक शादी की तैयारी तक सोच रखी थी। रिश्तेदारों को बुलाना था, गांव में खुशियां मनानी थीं और उस बेटे को दूल्हे के रूप में देखना था जिस पर उन्हें सबसे ज़्यादा गर्व था। क्या दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं, क्या उस बेटे की गलती नहीं थी जिस पिता ने उसे दिन रात पढ़ा लिखा के आज इस पोजीशन पे कब बैठाया? और दोस्तों, इस रिश्ते से जब उसके पिता राजी थे तो उस बेटे ने ऐसा कदम क्यों उठाया? उसने चुपचाप शादी कर ली, अपने माँ बाप तक नहीं बताया। क्या यहाँ शुभम सही था या गलत? ये मैं दोस्तों आप पे छोड़ता हूँ। अब सुनते हैं आगे की कहानी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मई 2026 में शुभम की दादी का निधन हो गया। इस दुखद खबर के बाद शुभम छुट्टी लेकर 5 मई को अपने गांव पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन परिवार के साथ बिताए, माँ बाप के साथ बैठकर बातें की, छोटे भाई के साथ समय बिताया और घर के माहौल में लगभग 10 से 12 दिन गुजारे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह साथ बिताए गए पल आखिरी यादें बन जाएंगे। दोस्तों, छुट्टियां खत्म होने के बाद शुभम 29 मई को वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गए। फिर आई 13 जून को 2026 की वो खबर। बताया जाता है कि मिशन पर जाने से पहले शुभम ने अपनी मां पूनम देवी से आखिरी बार बात की थी। उन्होंने मां से कहा था, मां मैं मिशन पर जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। मैं एक मां के लिए यह बस रोज की तरह की बात थी। दोस्तों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटे की आवाज़ वह आखिरी बार सुन रही हैं। कुछ ही घंटों बाद सुबह करीब 10 बजे खबर आई कि आसाम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन के पास AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और इसी हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए हैं। और यह खबर जैसे ही बनवरिया गांव पहुंची, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर में बेटे की शादी की बातें हो रही थीं, उसी घर में मातम पसर गया। मां का रो रो कर बुरा हाल था, पिता सदमे में थे, गांव के लोग भी स्तब्ध थे, क्योंकि जिस बेटे पर पूरे इलाके को गर्व था, अब वह तिरंगे में लिपट कर घर लौटने वाला था। 13 और 14 जून के बीच शुभम का पार्थिव शरीर बिहार लाया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हजारों आंखें नम थीं। लोग
भारत माता की जय और शुभम कुमार अमर रहे के नारे लग रहे थे। इसी दौरान श्रेया राय भी वहां मौजूद थीं। वह पार्थिव शरीर के पास आईं और अंतिम संस्कार में भी शामिल हुईं। उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए, जिनमें वह मास्क लगाए हुए हैं दिखाई दे रही थीं। उस समय तक सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि शहादत के दुख के बीच एक ऐसा विवाद खड़ा हो जाएगा जो पूरे देश में बहस का विषय बन जाएगा। दोस्तों, आगे क्या हुआ, कैसे 21 लाख रुपए की सहायता राशि विवाद की वजह बनी, शुभम के पिता ने आखिर ऐसे कौन से आरोप लगाए जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी, और क्या सचमुच परिवार को बेटे की कोर्ट मैरिज की जानकारी नहीं थी? इन्हीं सवालों के जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम अगले हिस्से पे। दोस्तों, शुभम कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ संपन्न हुआ। गांव के लोग, रिश्तेदार और प्रशासन के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हर किसी की आंखें नम थीं। एक जवान बेटा जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसे अंतिम विदाई दी जा रही थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दिया। बिहार सरकार की ओर से शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के परिजनों के लिए 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की गई। कानूनी दस्तावेजों के अनुसार श्रेया राय उनकी पत्नी थी। इसी आधार पर यह सहायता राशि उन्हें सौंप दी गई। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। शुभम के पिता अरविंद शर्मा का आरोप है कि उन्हें अपने बेटे की कोर्ट मैरिज के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि अगर दोनों ने कानूनी तौर पर शादी कर ली थी तो परिवार को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। पिता का दर्द सिर्फ पैसों को लेकर नहीं था दोस्तों। उनका कहना था कि अगर श्रेया उनकी बहू थी तो बेटे के निधन के बाद कम से कम 13 दिनों तक सुख काल तक उन्हें परिवार के साथ रहना चाहिए था। उनका आरोप है कि सहायता राशि मिलने के बाद श्रेया अगले ही दिन वहां से चली गई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर कानून के मुताबिक श्रेया इस राशि की हकदार है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। परिवार को बताया जाना चाहिए था, उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए थी क्या हो रहा है, किस आधार पर राशि दी जा रही है और कब दी जा रही है। अरविंद शर्मा ने मीडिया के सामने कहा, अगर वह हमारे बेटे की पत्नी थी और उन्हें यह अधिकार मिला है तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वह हमारी बहू थी तो उन्हें हमारे बेटे के अंतिम संस्कार और 13वीं तक परिवार के साथ रहना चाहिए था। ये भी बात बिल्कुल सही है जो उनके पिता ने कहा। दोस्तों, उनका तो बेटा चला गया, पैसे तो आते हैं जाते हैं, फिर भी उन्होंने बड़ा दिल करते हुए कहा कि हमें पैसों का दुख नहीं है, कम से कम हमारे बेटे ने 13 दिन तक हमारी बहू को रुकना तो चाहिए था। मगर उनकी बहू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 21 लाख रुपए का चेक उनके सामने नहीं दिया गया। उनका कहना था कि उन्हें उनकी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर चेक श्रेया के नाम जारी किया गया था तो यह प्रक्रिया परिवार की मौजूदगी में पूरी की जानी चाहिए थी। हालांकि यहाँ यह बात भी बेहद जरूरी है कि ये सभी आरोप शुभम के पिता की ओर से लगाए गए हैं। अब तक श्रेया राय की तरफ से इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई भी बयान नहीं आया है, इसलिए किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत ठहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि दुख दोनों तरफ है। एक तरफ वह पत्नी है जिसने अपना जीवन साथी खोया है और दूसरी तरफ वे माता पिता जिन्होंने अपने जवान बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। अरविंद शर्मा बार बार यही करते रहे कि उनके लिए 21 लाख सबसे बड़ी बात नहीं है। उनके शब्दों में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन रिश्तों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उनका कहना था कि अगर उनके बेटे ने श्रेया को अपनी जीवन साथी चुन लिया था तो मुश्किल की घड़ी में उन्हें परिवार के साथ भी तो देना चाहिए था। यहीं से यह मामला सिर्फ एक परिवार का निजी विवाद नहीं रहा, यह एक बड़ा सवाल बन गया। शहीद की सहायता राशि का असली हकदार कौन था? कानून, परंपरा,
पत्नी या फिर वे बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपना सब कुछ लगाकर बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया और उन्हें 1 रुपया तक हेल्प के तौर पे कुछ नहीं मिला। आगे के हिस्से में हम जानेंगे दोस्तों, कानून कहता है NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन का नियम क्या होता है और आखिर सहायता राशि किस आधार पर तय की जाती है। नियम दोस्तों कुछ भी सही, हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, भले ही उनकी पत्नी को दुख हो, मगर दोस्तों आप ध्यान से और एकांत में सोचिएगा कि जिसका बेटा इस दुनिया से चला जाए उसके माँ बाप के क्या बीतेगी, और जब वहाँ से कुछ राशि मिले और वो सब कुछ राशि एक बहू को दी जाए और माँ बाप सिर्फ देखते रह जाएं, फिर दोबारा वही गरीबी में अपना जीवन काटना पड़े, तो दोस्तों ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों मेरी सरकार से बस यही गुजारिश है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर दोस्तों 100 रुपये उसकी पत्नी को दी जाते हैं तो दोस्तों 20 रुपये उनके माँ बाप को भी देने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि 1 लाख या 10 लाख जितना भी रकम दी जाती है उसका 20% उनके बूढ़े माँ बाप को भी देना चाहिए, जिससे कि वो भी अपना जीवन गुजार जाए। दोस्तों और आपकी क्या राय है, आप हमें